गुड मॉर्निंग टीचर्स। ये आपका स्लाइड जो एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 का बुनियादी स्तर है। ये पहला स्लाइड वो है, वो ये इस पे आपको डील करना है कि जब भी कोई नीति आती है, राष्ट्रीय नीति आती है, तो राष्ट्रीय नीति के बाद उसके पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जाती है। पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बाद ही पाठ्यचर्या का निर्माण होता है और पाठ्यचर्या के बाद पाठ्य पुस्तकें बनाई जाती हैं। तो ये एक उसका एक फ्लो है जो टॉप डाउन फ्लो आएगा। नीति बनी, पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई, पाठ्य पुस्तकें बनी, वो स्कूल में उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो हमें यहाँ पे पहली बात करनी है कि हमारे 2022 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें आप डील कर सकते हैं, अगर आपके पास वक्त है तो आप डील कीजिए कि इससे पहले कौन कौन सी शिक्षा नीति आई और उन शिक्षा नीतियों के बाद कौन कौन सी पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई। और उससे क्या होगा कि उसका एक कनेक्शन बनेगा कि अभी जो इससे पहले जो नीति चल रही थी उसमें क्या क्या चीज़ें थीं और अभी क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं और अभी हमारे हालात कैसे बदले हैं। ना सिर्फ अगर विश्व गुरु बनना है तो हमें विश्व में जो हालात बन रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोग को अपने अपने बच्चों को उस तरह के अनुभव प्रदान करने पड़ेंगे, उनकी उनकी उस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ेगा। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा लक्ष्य जो है वो ग्लोबली जो है उसको एजुकेशन का जो है वो गुरु बनना, लीडर बनना है, नॉलेज लीडर जिसको कह सकते हैं, उसकी बात की गई है। अब यहाँ पर जब ये बातें हो जाएं तो आप कहें कि ठीक है, एनईपी 2022 और ने एक चिंता जाहिर की थी कि 5 करोड़ बच्चे अभी भी लर्निंग क्राइसिस से जूझ रहे हैं और उसी बीच में आप कोविड के अभी हालात आ गए थे। आप उसमें और एड ऑन करें कि आप ये जितनी भी अभी 5 करोड़ की बात की गई थी 2019 की बात थी, वो उस वक्त का जो सर्वे था, और अभी तो और भी हालात बदले होंगे क्योंकि बीच में कोविड के भी थे। तो उसके लिए एनईपी ही 2020 ने कहा था कि हमें एक उसका जो चैप्टर 2 है वो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर फोकस्ड है और उसमें ये बात को कही गई कि एक मिशन चलाने की आवश्यकता है। उस मिशन के लिए 2021 में एक निपुण भारत मिशन चलाया गया और उसका लक्ष्य था कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर फोकस्ड हो और वो लक्ष्य निर्धारित किए गए और हर न्यूमरेसी और लिटरेसी के लिए उसमें लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड किए गए हैं उसको, और उसको उस हिसाब से हम लोग काम भी कर रहे हैं। 2021 से ही काम कर रहे हैं और आपके स्टेट में भी काम हुआ। और उसके बाद आप बात करें कि वो तो चल ही रहा था, इसी बीच में हमारे जो है चूँकि हर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आती है, तो 2022 भी आया और उसने भी निपुण भारत के जो लक्ष्य हैं, कि जो उसके लर्निंग आउटकम्स हैं, उससे अपने जो डॉक्यूमेंट है एनसीएफ का, आप देखेंगे उसमें निपुण भारत की जो कॉम्पिटेंसीज़ है उससे एनसीएफ को भी उसमें भी उसको मैच किया गया उसको। तो ये बातें आप उसमें बात कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर ये बात आएंगी तो आप कहेंगे कि एनईपी 20, तीसरा स्लाइड में आप ये बात करेंगे कि एनईपी 2020 जो है उसने अपनी जो प्रायोरिटीज़ तय की हैं उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि निपुण भारत मिशन जो हमारा चल रहा है वो तो 2026-27 तक चलेगा ही। उसके साथ साथ एनसीईआरटी ने 3 मंथ्स का एक पैकेज डेवलप किया था कि जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, और अगर चूँकि आंगनबाड़ी हमारे देश अभी हर जगह उस तरह से उसका सर्वव्यापीकरण नहीं हो पाया है और बच्चे आंगनबाड़ी में जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही हैं, तो वो 3 मंथ्स का एक पैकेज डेवलप किया जो हमारे स्टेट ने भी डेवलप किया है नूपुर के नाम से। तो एनसीईआरटी ने विद्या प्रवेश का एक अपना मॉडल तैयार किया था और जो उसके उस हिसाब से हमारे स्टेट ने भी उसको अपने हिसाब से कंटेक्चुअलाइज किया है नूपुर का। और तीसरी चीज़ ये है कि बाल वाटिका जो हमारा तीसरा स्टेज है, PS1, PS2 और PS3 जिसको हम लोग बाल वाटिका कहते हैं, उसके लिए भी काम चल रहा है और नन्हे कदम यूनिसेफ ने जो उसके लिए बुक्स तैयार की हैं ताकि आंगनबाड़ी में उसको चीज़ें दी जाए। तो ये 3 प्राथमिकताएँ हैं और ये तीनों प्राथमिकताएँ जो हैं हमारे वो फाउंडेशनल स्टेज के लिए हैं। आगे की स्लाइड में आप बात करेंगे, थोड़ी सी आप दे देंगे कि NCFFS जो है वो 2022 जो है वो फोकस्ड होता है। तो उसमें 3 जो उसके आमतौर पे जो है पैराडाइम शिफ्ट की बात कर सकते हैं कि पहला जो है इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी जो है बातें की गई हैं कि आप किसी एक डिसिप्लिन की बात नहीं है बल्कि सारे डिसिप्लिन की बात करेंगे। इसको आप बड़े लेवल पे आप कह सकते हैं कि स्ट्रीमिंग की जो बात थी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की जो स्ट्रीम थी उसको उसके बैरियर को ख़त्म कर दिया गया है और अब क्लास
कहें तो आप फाउंडेशनल स्टेज से ही हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात की जा रही है, और आगे के स्टेज में भी हॉलिस्टिक ही एजुकेशन की बात की जा रही है कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ना चाहता है और साथ साथ उसके साथ इकोनॉमिक्स भी रखना चाहता है तो रख सकता है। वो थोड़ी सी बात आप इसमें उसको मिला कोरिलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा जोर है और रॉट लर्निंग जो है, रटनित विद्या पे जोर नहीं है, जो कि NCF 2005 में भी बात की गई थी, कनेक्टिव नॉलेज, ये मूविंग अवे फ्रॉम रॉट लर्निंग, रटनित विद्या से दूर जाना। तो उसको NCFFS ने भी इस बात पे फोकस किया है कि हम लोग समझ के साथ सीखने पे ज़्यादा फोकस्ड होंगे, रटने की जो लर्निंग होती है उस पर कम फोकस्ड होंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि पैडागोजिकल जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो जिसको करिकुलर और पैडागोजिकल स्ट्रक्चर है, जिस पर ज़्यादा बात करते हैं हम लोग कि 5+3+3+4 का जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो आ गया है। और चूँकि अगला स्लाइड आप उसको डील कर रहा है तो आप उस अगले स्लाइड पे ही चले जाएंगे आप, कि यहाँ पर जो बात की गई है फाउंडेशनल स्टेज 5 ईयर्स का है, जो कि PS1 से लेकर के क्लास 2 तक की बात की गई है। और इसमें सब लचीलापन है और बहुस्तरीय शिक्षण विधि का अपनाया गया है। और साथ इसमें एक बात ये आई है कि जितना भी बच्चों की जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रियाएँ होंगी वो प्ले बेस्ड होंगी, टॉय बेस्ड होंगी, एक्टिविटी बेस्ड होंगी, आर्ट इंटीग्रेटेड होंगी। सारी चीज़ें जो बच्चे पसंद करते हैं उस बेस पे होगा, ये फोकस्ड होगा। अगला जो आपका प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है, उसको आप हल्का सा उसमें जो आपकी समझ के लिए दे दिया गया है कि ताकि टीचर समझ जाएं कि अगला जो 3 साल का जो स्टेज है वो 3+3+4 जो है वो क्या है। उनकी एक समझ बन जाएगी कि हम 12 पहले 10+2 का स्ट्रक्चर था, अब 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है। इस पर आप बात करेंगे। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं उनसे कि आप NCFFS, जो कि ये फाउंडेशनल स्टेज की बात है और ये बात है आपको 3 से 8 साल के बच्चों की बात है। तो 3 से 8 के बाद हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाएगा, बल्कि वो प्रिपरेटरी स्टेज में जाएगा जो 3 साल का होगा। तो हम बच्चों को कहाँ तक जाके छोड़ेंगे, और यहाँ पर हम फाउंडेशनल स्टेज में किस तरह के हमारे जो डोमेन्स क्या हैं, उसके करिकुलर गोल्स क्या है, कंटेंट क्या है, उसकी पेडागोजी क्या है, असेसमेंट क्या है, इन 5 चीज़ों पे हमारा क्या शिफ्ट होगा, कैसे हम लोग उसको लिंक करते हैं, इस पे बातें होंगी इसमें, जो आप इसमें अच्छी तरीके से बात भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मुझको लगता है कि थोड़ी सी ये बात कर सकते हैं आपको कि जो हमारा जो डोमेन्स है, 5 इंपॉर्टेंट डोमेन्स जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि हम लोग निपुण भारत मिशन में हम लोग डेवलपमेंटल गोल्स कहते थे, तो उनको 5 अलग अलग हिस्सों में उसको आप देखेंगे तो देख सकते हैं। उसमें आप इसमें पहला है फिजिकल एंड मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट है, दूसरा उसमें कॉग्निटिव है, तीसरा सोशल इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट है, चौथा उसका लैंग्वेज एंड लिटरेसी है, पांचवा जो है वो एस्थेटिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ इसमें एक और पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स की भी बात की गई। ये डोमेन्स थे, इन डोमेन्स से हम शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ, तो स्कॉलिस्टिक में शिफ्ट कर रहे हैं हम उसको। तो इसकी बात करनी होगी जिसमें हम लोग लिटरेसी की, न्यूमरेसी की और जो ऑब्जर्वेशन करने की है, डाटा को एनालाइज करने पे, इस पर शिफ्ट कर रहे हैं फाउंडेशनल से प्रिपरेटरी स्टेज में। दूसरा ये है कि आप जो करिकुलर गोल्स हैं उससे हम लोग करिकुलर एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं। आपको याद होगा कि करिकुलर गोल्स में हम लोग लिटरेसी और न्यूमरेसी को एक गोल्स की तरफ लेके चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम करिकुलर एरियाज, उसको हम कहेंगे आप भाषा की किताब है, ये गणित की किताब है, ये आपको पर्यावरण अध्ययन की किताब है, क्लास 3 में ये सब चीज़ें जाती हैं। तो हमारा शिफ्ट होता है कहाँ, करिकुलर गोल से करिकुलर एरियाज़ की तरफ। जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट में हमारा ज़्यादा फोकस होता है कंक्रीट चीज़ों पे, इसको कहते हैं स्थूल चीज़ों पे, और उससे हम कहाँ शिफ्ट करते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज में आमतौर पे ज़्यादातर उसमें वो भी कंक्रीट पे ज़्यादा फोकस्ड होता है, लेकिन हम लोग उसमें एब्स्ट्रैक्ट की तरफ भी जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो हो गया वो स्थूल से मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट में हमारा जो पेडागोजी है वो आमतौर पे बच्चों से बातचीत करके, बच्चों से को कहानियाँ सुना करके, ये नॉन फॉर्मल होता है इसमें, कि ऐसा नहीं हो कि इसकी एकदम रूटीन तय है कि यहाँ पे आप कहानियाँ ही सुनाएंगे, उसके बाद आप बच्चों से एक्टिविटी करवाएंगे, ऐसा नहीं है। जब जैसा हो तो उसको नॉन फॉर्मल कहते हैं, और जब रूटीन बेस्ड हम काम करते हैं तो वो फॉर्मल हो गया। तो हमारा जो पेडागोजी होगी नॉन फॉर्मल से फॉर्मल की तरफ हम शिफ्ट करने जा रहे हैं फाउंडेशनल से प्रिपरेटरी में। और पांचवा जो है वो असेसमेंट जो हमारा होता है, वो असेसमेंट ऑब्जर्वेशन पे होता है, आर्टिफैक्ट्स पे होता है। अब हम उसमें जब प्रेपरेटरी स्टेज में आते हैं तो रिटन पे हम लोग उसका असेसमेंट करते हैं, उसका आकलन करते हैं।
तो ये आप इसमें एक लिंकेज की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें आएगा कि हमारे स्टैंडर्ड क्या हैं। तो पहला तो हमने अधिगम के जो लक्ष्य हैं, शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, वो विज़न को तय करता है कि हमारा विज़न क्या है। तो विज़न ये है कि हम मुझको एक अच्छा इंसान बनाना है। NEP 2020 भी कहता है कि हम एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। उस अच्छा इंसान बनाने के लिए आपकी जो पाठ्यचर्या के जो उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य आपको उसमें करिकुलर गोल्स क्या हैं, तो आपको उसमें आपको 13 करिकुलर गोल्स जो हैं वो NCFFS ने तय किए हैं। वो तो 13 करिकुलर गोल्स के लिए कितनी दक्षताओं पे काम करेंगे कि 13 करिकुलर गोल्स आएंगे, तो उसके लिए आपको 68 कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उस पर काम करना होगा। अब उन 68 कॉम्पिटेंसीज़ को पाने के लिए आपको लगभग 1000 जो है उसके लर्निंग आउटकम्स हैं, जो एकदम छोटे छोटे हैं, जिनका एक जिसमें कह सकते हैं कि उसमें प्रोग्रेशन भी है, कंटिन्यूशन भी है, सातत्य भी है, और उसका ट्रेजेक्ट्री में भी है कि 3+ में क्या होगा, 4+ में क्या होगा, 5+ में भी क्या होगा। तो वो चीज़ें दी गई हैं। और अगर आप भाषा की बात करते हैं तो लगभग 126 जो है उसमें आपको लर्निंग आउटकम्स हैं, जो कि वो भाषा के 3 या 4 जो करिकुलर गोल्स हैं, 3 करिकुलर गोल्स हैं, उनको पूरा करने के लिए लगभग उसमें आपको 126 लर्निंग आउटकम्स पे काम करना होगा। तो ये मैंने एक एग्जाम्पलर के तौर पे आपको बता दिया कि हमारे पास लर्निंग आउटकम्स ज़्यादा हैं। उन लर्निंग आउटकम्स को पूरा करेंगे तो हम कॉम्पिटेंसीज़ पूरी होंगी, कॉम्पिटेंसीज़ को पूरा करेंगे तो हमारे करिकुलर गोल्स होंगे, करिकुलर गोल्स को पूरा करेंगे तो हमारे जो है वो 5 जो एरियाज़ हैं आपको वो पूरा होंगे, और वो 5 एरिया को पूरा करेंगे तो हमारे एम ऑफ एजुकेशन पूरा होगा। तो आप ऐसे लेके चल सकते हैं, 1 के बाद 5, 5 के बाद 13, 13 के बाद 68, 68 के बाद 1000। तो ये आपको इसी को डिफाइन किया गया है। अगले स्लाइड में क्या है, जब हम लर्निंग आउटकम्स पे जाके छोड़ेंगे तो लर्निंग आउटकम्स पे आके कहेंगे कि लर्निंग आउटकम्स जो है आमतौर पे उसमें नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स, इन तीनों का कम्बिनेशन होता है। मतलब ज्ञान, बच्चों के अंदर में जानकारी भी हो, बच्चों के व्यवहार में भी परिवर्तन आए, बच्चे हुनरमंद भी बने, बच्चों के स्किल्स भी आए। तो ये 3 चीज़ें हैं। उसके साथ साथ बच्चों में एक और चीज़ें हैं जिसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, वो है उसके वैल्यूज़, कि उनके जो है मूल्यों का भी विकास हो, जो हम लोग सोशल इमोशनल के अंतर्गत उसको लाते हैं। तो ये 3+1 की बात कर सकते हैं, ये सीखने के प्रतिफल में। अब यहाँ पर जब बातें करेंगे तो अब इनको पाने के लिए हम किस तरह की पेडागोजी को अपनाएंगे, किस तरह के शिक्षण शास्त्र को अपनाएंगे, उस पर बातें की गई कि हम बच्चों के साथ खेल खेल में ये सब चीज़ें जब सिखाएंगे, नॉलेज की बात भी होगी तो खेल खेल में, बच्चों के एटीट्यूड की बातें उनको परिवर्तन लाना है तो उनको खेल खेल में ही करेंगे, या गतिविधि आधारित, संगीत आधारित, ये नाटक बेस्ड जो कहते हैं वो नाटक आधारित, या आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, इस पर हम लोग इन शिक्षण शास्त्र का प्रयोग करेंगे फाउंडेशनल स्टेज में। इस पर आप बात करें, इस पर डिटेल बातें कर सकते हैं, क्योंकि सारे टीचर्स जो हैं आमतौर पे निचली कक्षाओं में इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ आप ये बात करें कि हमने जो अपना जो टीचर्स के हैंडबुक बनाए हैं, या जो भी हम स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं लिटरेसी और न्यूमरेसी को डेवलप करने के लिए, उसमें 4 ब्लॉक अप्रोच है। 4 ब्लॉक अप्रोच ना सिर्फ भाषा में बल्कि गणित में भी है, जिसको NCFFS उसको रिकमेंड करता है कि 4 ब्लॉक अप्रोच पे ही हम जब काम करेंगे तो उसका एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा किसी भी क्षेत्र में। इस पर बात करें, वो 4 ब्लॉक अप्रोच का उसको डिटेल दे दिया गया है, आपको इसमें देख सकते हैं। इसमें साथ ही साथ इसमें एक बात और भी करनी है कि जब हम बात करें तो इसमें मिशन लाइफ की भी बात करेंगे, जो NCFFS कहता है। मिशन लाइफ जो है वो एक एक्रोनिम है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कहते हैं इसको, कि हम आप अपने जीवन पद्धति, हमारी जीवन जो शैली है हमारी, वो ऐसी हो कि इन्वायरमेंट के साथ साथ हो, इन्वायरमेंट को सस्टेन करते हुए जाए। ऐसा ना हो कि हम अब आपने एक एक्टिविटी कर दी कि बच्चों को 100 पत्ते तोड़ के लाने हैं, अब बच्चे उसको गिनेंगे, तो आपने बच्चों को एक चीज़ से पत्तों को तोड़ने की एक आपने उनको बताया एक चीज़, एक तो वैल्यूज़ ये है उसमें आ गई। दूसरी चीज़ ये आ गई कि आपने वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाया, फूलों को तोड़ के आपने फूल को, तो आपको अगर सूखे पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं तो वो ठीक है। तो हमारे टीचिंग लर्निंग मेथड्स भी वैसे हों जो हमारा वो इन्वायरमेंट के साथ साथ चले, इन्वायरमेंट को जो है वो को सस्टेन करते हुए चले। तो इस पर बात की गई है। साथ साथ इसमें एक्सपोजर विजिट, बच्चों को बात करने का वो कला के ज़रिए, शिल्प के ज़रिए, आर्ट के ज़रिए, घूम आसपास के चीज़ों को दिखा करके बच्चों को देंगे, चीज़ों के बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें बात की तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो सीखने का माहौल होता है और एक होता है वो फिज़िकल जो चीज़ें होती हैं
सीखने के उपकरण होंगे। दो चीज़ें, सीखने का माहौल ऐसा हो जो रुचिकर हो, बच्चे अपने आप को जो है वो सेफ महसूस करें, और वो उनकी जो जो परिचित चीज़ें हैं उससे अपरिचित चीज़ों की तरफ ले जाने की बात करें। उसमें उसमें जो जितनी भी सामग्रियाँ हों वो जो है उनके डेवलपमेंट जो एरियाज़ हैं या गोल्स हैं उनको को टच करें, वो उनके विकास में सहायता प्रदान करें, और उसमें पेयर लर्निंग का काम करें। वो सेल्फ लर्निंग भी हो, पेयर लर्निंग भी हो, टीचर बेस्ड भी हो, मतलब मैंने सबों का उसमें ये आपका सीखने का माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है। और फिजिकल जो माहौल क्रिएट करने में है कि उसमें जो उपकरण हैं, जो क्लासरूम के जो उपकरण हैं वो कैसे क्या होनी चाहिए, क्लासरूम में क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे पॉकेट बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, ये सब चीज़ें हैं उसमें, या बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट है, अगर लर्निंग के कॉर्नर्स हैं आपने बनाए हुए हैं, तो ये सब चीज़ें आपके क्लासरूम के अंदर की हैं। और दूसरा क्लासरूम के बाहर में है कि रेत का गड्ढा अगर मौजूद है, या आपने मिट्टी का या बालू का ढेर रखा हुआ है, जिसमें बच्चों को आप उसमें उनको फाइन मोटर स्किल्स की भी बात कर सकते हैं, उसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स की भी बात कर सकते हैं उसमें, या किचन है और दूसरी चीज़ें हैं। तो इस पर ये सीखने का माहौल होगा जो फिज़िकल होगा। और जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, आप सारा काम आपने कर लिया, आपने टीचर्स हैंडबुक पे काम कर लिया है, आप चाहेंगे कि बच्चों का असेसमेंट करें, तो फाउंडेशनल स्टेज में असेसमेंट जो होगा आमतौर पे, या ये रिकमेंडेड है, जो NCFFS कहता है वो दो होगा। एक ऑब्जर्वेशन होगा, दूसरा आर्टिफैक्ट्स होगा। ऑब्जर्वेशन मतलब टीचर्स बच्चों को देख करके, पेरेंट्स बच्चों को देख करके, उनके दोस्त बच्चों को, अपने दोस्तों को देख करके वो जो असेस करते हैं, दोस्तों का जो पेयर असेसमेंट जो होगा, जिसको हम लोग 360 डिग्री असेसमेंट भी कहते हैं, अगले स्लाइड में वो बात होगी उसकी। और दूसरा होगा कि उन्होंने जो चीज़ें, जिन चीज़ों पे काम किया है, जिसको हम लोग आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, उनका विश्लेषण करके हम बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट करने में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो अगले स्लाइड में दी गई हैं। वो असेसमेंट ये है कि हम वो जो चीज़ें उन्होंने दी हैं उसका हम उनकी जानकारियों को इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, उसका हम फिर एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ डाटा होता है, उसके बाद यूज़ ऑफ डाटा, उन डाटा का हम कैसे यूज़ करें। यूज़ करने का मतलब ये है कि एक तो यूज़ होता है कि आप अपने जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें आप कुछ चेंजिंग लाएंगे ताकि सारे बच्चे जो है क्लासरूम के वो सीख सकें। और दूसरा कि वो आप अपने स्कूल में इसके ज़रिए CRC BRC की तरफ आप भेजते हैं उसको कि हमारे बच्चे भाषा में कहाँ हैं और इसमें संख्या ज्ञान में कहाँ है। तो ये यूज़ ऑफ डाटा वहाँ आता है। उसके बाद उसी की बात की गई है कि आप उसको चेकलिस्ट के ज़रिए, अवलोकन के ज़रिए, आर्टिफैक्ट्स के ज़रिए, या हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कैसे बनाएंगे आप उसमें। तो हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में क्या क्या चीज़ें होंगी, इस पे आप बात करेंगे, जो कि हो सकता है कि स्टेट इस दफ़ा प्रोवाइड करे आप लोगों को। ये यहाँ पर जाके आपका वो NCFFS का काम समाप्त होता है। अब आता है कि हम स्कूल में बच्चों को किस तरह की सुरक्षा और संरक्षण की बात करें, तो 3 चीज़ें उसमें हैं। एक उसकी शारीरिक सुरक्षा, दूसरा भावनात्मक सुरक्षा, और तीसरा जो बाल यौन शोषण की जो बात होती है, जिसमें हम लोग पॉक्सो एक्ट की भी बात करते हैं, फिर NCPCR की बात होती है उसमें, उसके बाद वो SCPCR की भी बातें आती हैं। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ी सी बात कर सकते हैं अगर आपके पास वो उसमें उस सेशन में कुछ टाइम बचता है। गुड टच बैड टच पे भी बात कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक फ्लो है इसका आपका इस तरह से गया है कि NCF पे NEP से NCF की बात आई है, उसके बाद फिर आप टीचर्स के हैंडबुक पे जाते हैं, लर्निंग आउटकम्स पे जाते हैं, और लास्ट में उसका असेसमेंट करते हैं। अब भी कुछ बातें अगर लगता है कि कहीं पे कुछ कमी रह गई है तो आप मुझको बताएंगे, मैं कोशिश करूँगा कि फिर दूसरे स्लाइड्स में इस तरह की बातें करूँ। धन्यवाद।